में हिंदी सब्जेक्ट, और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, और पाठ 5 का नाम क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब जहाँ चाह मतलब अगर अपने अंदर इच्छा है, तो अगर कुछ इच्छा है अपने अंदर करने की या कुछ बनने की, तो अपने आप अपने को रास्ता दिखाई देने लग जाता है। ओके, तो आज का लेसन अपना ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में है या एक लड़की के बारे में है जो मतलब हाथ पैरों से कुछ नहीं कर सकती थी, उसके हाथ पैर नहीं चलते थे, अपाहिज थी, मतलब हाथ उसके अपाहिज से हाथ काम नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया, चाह की, उसने इच्छा की कि मुझे कुछ न कुछ करना है। तो आज का लेसन अपना उसके ऊपर है। और उसने क्या करा था? कढ़ाई करी थी अपनी, जैसे कढ़ाई करते हैं ना, कशीदाकारी, जो कपड़े के ऊपर अपन सिलाई करते हैं या फिर उस पर फूल बनाते हैं, पत्तियां बनाते हैं, फिर उसको धागे से करते हैं, रेशम के धागों से। तो ये मैंने जो पिक्चर बनाया है, आप ये सुई बनाई है, मैंने ये धागा बनाया है और ये पत्ती बनाई है। तो रुमाल के ऊपर अगर अपन पत्ती बना के उसको रेशम के धागों से उसके ऊपर कशीदाकारी कर सकते हैं। तो वो जो आज लेसन हम पढ़ने वाले हैं उस लड़की के बारे में, उसने यही सब काम करके अपने आप को आगे बढ़ाया था, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको भगवान कुछ ऐसा नहीं दे पाता है, जैसे किसी की आंखें नहीं होती हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, या किसी के हाथ नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भगवान उनके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति पैदा कर देता है कि वो अपने खुद का रास्ता वो निकाल लेते हैं। ओके, तो फटाफट से अपनी बुक निकालिएगी, रिमझिम बुक, और उसमें आपको निकालना है लेसन 5, पेज नंबर है आपका 41, पेज नंबर 41। ओके, तो ये स्टोरी है एक लड़की के बारे में, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर जिसके पास बुक है तो वो बुक में देखिएगा, और अगर जब नहीं बुक है तो ये वीडियो को आप सुन भी सकते हैं, इस लेसन को आप सुन के भी समझ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, लेसन का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। मनमली धोती का बादामी रंग खिल उठा, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपले बेलबूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेलबूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। जो जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ, जिस लड़की के बारे में, उसका नाम क्या है? ईला सचानी। उन्होंने क्या करा था? मलमल का जो कपड़ा रहता है उसके ऊपर उन्होंने क्या करी? अच्छे से कशीदाकारी करी, मतलब उसके ऊपर फूल बनाए, पत्तियां बनाई। आप देखते हैं कुर्तों पे या फिर साड़ी पर जो छोटे छोटे ऐसे कशीदे के बूटे बने हुए रहते हैं, है ना, जो कढ़ाई की जाती है, वो काम उन्होंने किया। और उसके लिए एक अनूठी मिसाल, मतलब एक प्रसिद्धि कमाई उन्होंने उस किसके लिए? कढ़ाई के नमूने के ऊपर। ओके, अब पेज टर्न करेंगे आप, तो पेज नंबर निकालना है आपको 42 पेज नंबर। ओके, 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। ओके, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हुए, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डाली पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बुरी सावन जल्दी आई ओरे। तो ईला जो थी, ईला सांझ होती थी, मतलब जब शाम होती थी, सांझ मतलब होता है शाम, जब शाम होती है तो सारे बच्चे अपने घर के बाहर निकलते हैं और तरह तरह के खेल खेलते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं, कुछ पिट्टू खेलते हैं, कुछ कनेर के पत्ते, जो है कनेर के पत्ते ऐसे लंबे लंबे रहते हैं ना, 2 पत्तों को ऐसे जोड़ दो और फिर उसमें से ऐसी उसको करो तो उसमें से आवाज निकलती है पिटपटी जैसी, है ना, वो खेल खेलते हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं? टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरते हुए पिट्टू खेलते हैं। पिट्टू मतलब एक दूसरे को मारना, है ना, जिससे बैठते हैं और उसके बाद वो जमाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं सितोलिया भी बोलते हैं आप लोग जिसको, है ना। तो जब इन खेलों से उनका मन भर जाता था तो वो क्या करते थे? डालियों के ऊपर झूला डाल करके झूला झूलते थे और जोर जोर से गाना गाते थे। ठीक है, ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती थी। पैंगे मतलब
मतलब ऊंचा जाना फिर वापस नीचे आना, ठीक है। तो क्या होता था कि वो उनके साथ पेंगे नहीं ले पाते थे, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाते मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि इला के जो हाथ थे वो कमजोर थे, वो अपाहिज थी हाथों से, तो वो क्या होता था, उसको रस्सी पकड़ लेती थी वो, लेकिन उसके हाथ ऊपर नहीं उठ पाते थे। ओके, तो मन ही मन सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई विषमृत खेल में शामिल हो जाती थी, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती थी। हाथ नहीं उठे देंगे तो धप्पा कैसे देंगी, वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना, मतलब उसके हाथ नहीं उठ पाते तो धप्पा देना मतलब पीठ पर मारना, है ना। जैसे अपन पकड़म पकड़ाई खेलते हैं तो क्या होता है, एक व्यक्ति बैठता है फिर उसको उठाने के लिए अपन उसके पेट पे ऐसा धप्पा लगाते हैं, पीठ पर मारना। तो वो इला नहीं कर पाती थी, तो उसको बहुत दुख होता था। उसको लगता था कि मेरे हाथों में तो जैसे सोच रखा है कि ये काम नहीं करना है। ओके, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। जो हम हाथ से करते हैं वो कैसे करती थी, पैरों से काम करती थी वो। धीरे धीरे उसने जब उसके हाथ नहीं चलने लगे तो भगवान ने उसको क्या दिया कि आप अपने पैरों से काम करें, तो वो धीरे धीरे अपने पैरों से काम करने लगी। जैसे दाल भात खाना, दूसरों से बाल बनाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने कैसे सीखा था, पैरों से सीखा था, ठीक है। तो उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उससे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते थे, और किसी काम को वो बहुत थोड़ी बहुत परेशानी आती थी, वह परेशानी के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। मतलब क्या होता कि कोई काम तो वो इतनी जल्दी जल्दी कर लेती थी कि सब लोग देखते रह जाते थे, और किसी काम को करने में उसको बहुत दिक्कत होती थी। स्कूल वालों ने उसको एडमिशन दिया तो उसकी सुरक्षा के लिए उनके अंदर एक चिंता बढ़ गई, है ना, कि हम इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। ओके, वह परेशानियों के आगे घुटने टेक नहीं सकती थी, मतलब वह हार नहीं मानना चाहती थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो वह कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख था, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है। इला ने क्या करा, 9th तक अपनी पढ़ाई करी, लेकिन 10वीं कक्षा में वह नहीं आ पाई, क्योंकि 10वीं कक्षा में उसे क्या लगा कि मैं इतना जल्दी नहीं लिख पाऊंगी तो मेरा पेपर कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि जब आपके पास ये चीज़ नहीं होती तो आपके साथ एक दूसरा व्यक्ति रहता है जिसको वहाँ पर बिठाया जाता है, और वो सारे क्वेश्चन के आंसर बोले और वह उसके क्वेश्चन के आंसर को लिखे। अगर उसे ये चीज़ पहले से ही पता हो जाती तो वो 10वीं कक्षा भी पास कर देती। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसे इस बात का दुख था, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं कुछ और काम करके आगे बढ़ूंगी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकरते हुए देख रही थी। उसकी दादी और उसकी माँ दोनों क्या करती थी, कढ़ाई करती थी, तो वो उनको देखती थी कि कैसे ये लोग कर रहे हैं, है ना। पिरोना मतलब सुई में धागा डालना, है ना। न जाने कब उसे कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो उसने क्या करा, कशीदाकारी करने की सोची, तो उसने क्या करा कि पैरों के अंगूठे से उसने सुई में धागा पिरोना शुरू किया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, हर कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने ठान ली कि जहाँ चाहे वहाँ राह है, मतलब अगर अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो अपन कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अगर अपने को नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दिया कि नहीं यार हमको तो नहीं हो रहा है, तो हमसे नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। लेकिन इला ने ये नहीं किया, उन्होंने अपना दृढ़ शक्ति को मजबूत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। 15 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन कौन से लगेंगे, वो ये सब कुछ समझ गई थी। यह आपको पेज नंबर 43 पर मिलेगा।
धीरे धीरे उसने पूरी कशीदाकारी सीख ली कि कौन से रंग के साथ कौन सा रंग जुड़ेगा और कौन सा फ्लावर बनाना है, कौन सी पत्ती बनाना है, इसमें कौन सी कशीदाकारी करनी है। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया। और वो कैसे करती थी? सब कुछ काम पैरों से करती थी, पैरों के अंगूठों से करती थी वो। एक समय ऐसा भी आया कि उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ी के साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांथा से उबारा, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसौटी और झंझट से उठा रखा था। मतलब उसने कई तरह की कशीदाकारी सीख ली थी, अलग अलग तरह की। और वो फिर इतनी आगे बढ़ गई कि उसके जो अलग अलग तरह के परिधान, मतलब अलग अलग तरह के वस्त्र जो थे, उनकी प्रदर्शनी मतलब जहाँ पर एक ही जगह पर सारी चीजें लगाई जाती हैं, जहाँ बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं प्रदर्शनी। ठीक है। तो पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के काम अब करते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी वाली बुटियां उकेरते थकती नहीं थी। मतलब जैसे धीरे धीरे इला ने सब अपना काम करना स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के बीच में वो प्रसिद्ध हो गई और उसके जो परिधान थे वो जगह जगह पर जाने लगे और लोग उसे पसंद करने लगे। तो ये हमारा लेसन था जहाँ चाह वहाँ राह। तो मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, ये है इला सचानी, आपको दिख रहा है, जिनके जो पैरों से वॉक कर रही दिख रहा है आपको, जिनके हाथ नहीं काम करते हैं वो पैरों से काम करते हैं। देखिए आप किस तरह से कर रही हो, है ना। तो जिस तरह से इला ने हार नहीं मानी है, आप लोगों को भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो आप इन लोगों को देखिए कि इन लोगों के पास न होते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखे और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और किसी भी तरह से किसी भी काम में यह प्रसिद्धि पा लेते हैं। अगर इला सोचती कि मुझसे नहीं होगा तो वो 9th तक पास हो गई, वहीं रुक जाती, है ना। लेकिन उसने नहीं सोचा और उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मुझे प्रसिद्धि मिले, ताकि मेरे मम्मी पापा को भी लगे कि आज मेरे पास ये न होते हुए मैंने इतने सारे काम करके दिखाए। ओके, तो ये था आज का लेसन आपका, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप लोगों को इससे क्या सीखने को मिला? यही सीखने को मिला आपको कि आपको अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखनी है। ओके, और किसी भी काम के लिए हार नहीं माननी है, हर काम आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके मैं शब्दार्थ आपको लिखवा रही हूँ, तो शब्दार्थ आप लोग इसके लिख लीजिए। चाह मतलब इच्छा, राह मतलब रास्ता, मलमल या रेशम की कढ़ाई, अलग अलग तरह तरह के वस्त्र। ओके, अब यहाँ आपको लिखवा है 5 नंबर।
ओके। इसके बाद आपको एक और लिखवा रही हूँ मैं, धप्पा। धप्पा मतलब होता है पीठ पर मारना। ठीक है, तो ये आपके शब्दार्थ थे इस लेसन के। ये आप 1 नंबर यहाँ लिखा है मैंने, चाह मतलब इच्छा। सेकंड नंबर राम इस रास्ता, कशीदाकारी मतलब मलमल या रेशम की कढ़ाई, परिधान मतलब अलग अलग तरह के वस्त्र, ठीकरे मतलब टूटे घड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, और धप्पा मतलब पीठ पर मारना। ओके, तो ये लेसन आप लोग रीड करेंगे अच्छे से, और इसकी जो एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर से मैं आपको कल समझाऊंगी और उसका पीडीएफ में आपको भेजूंगी, फिर आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। तो ये लेसन आप अच्छे से रीड करिए, और जिसके पास बुक है वो बुक में से रीड करिए, और अगर हो सके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। जिसके पास नहीं है वो इस वीडियो को सुन करके इस लेसन को समझने की कोशिश करिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, एक्सरसाइज जितना भी है आपको बुक में, वो सब आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, ताकि टेस्ट होगा तो आपको ये सब करते आए। ठीक है, तो आज का लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला लेसन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।